नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। सऊदी अरब को बीते कुछ दशकों में जिस काले तेल ने रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना दिया, जिसकी बदौलत रियाद की अर्थव्यवस्था रॉकेट की अटूट रफ्तार से दौड़ी और पूरी दुनिया में सऊदी शहजादों के पास बेहिसाब धन दौलत का ऐसा अंबार लग गया कि पूरी दुनिया उनके कदमों में झुक गई। अब वही सऊदी अरब एक नए खजाने की तलाश में अपने विशाल और तपते रेगिस्तान का सीना बेरहमी से चीरने की पूरी तैयारी कर चुका है। सऊदी के नए नवेले और बेहद महत्वाकांक्षी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को अब इस बात का पूरा यकीन हो चला है कि उनकी मुल्क का असली और सुनहरा भविष्य अब जमीन के नीचे पड़े काले तेल में नहीं, बल्कि रेगिस्तान के अंदर यानी गर्त में दबी चट्टानों में छिपे सोने, चांदी और दुर्लभ खनिजों के उस कुबेर के खजाने में समाया हुआ है। ये वही ऐतिहासिक और आर्थिक मौका है जो सऊदी अरब को तेल से मिली पुरानी रईसी से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, आधुनिक और अपने पैरों पर खड़े होने का नया जरिया दे सकता है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स और सऊदी के आला अधिकारियों के आधिकारिक अनुमानों पर अगर गौर से नजर डालें तो सऊदी अरब के अधिकारियों का मानना है कि उनकी सरजमीन के नीचे करीब $2.5 ट्रिलियन के खनिज संसाधन चुपचाप दबे पड़े हैं। रियाद का सीधा और सटीक मास्टर प्लान यह है कि इस विशाल भूवैज्ञानिक संपदा को केवल जमीन में पड़े ना रहने दिया जाए, बल्कि इसे माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े बड़े औद्योगिक धंधों में यानी औद्योगिक बिजनेस में तब्दील करके पूरे देश का कायाकल्प कर दिया जाए। इस पूरे महामिशन का असली केंद्र बना हुआ है अरेबियन शील्ड, जो कि पश्चिमी सऊदी अरब के बड़े भूभाग में फैली हुई एक बहुत ही प्राचीन और बेहद मजबूत चट्टानी संरचना है। अब जरा इस अरेबियन शील्ड के विज्ञान और भूगोल के गणित को भी कायदे से समझ लीजिए। ये सऊदी अरब के प्राचीन क्रिस्टलाइन बेसमेंट का खुला हुआ पश्चिमी हिस्सा है, जो मुख्य रूप से अग्नेय यानी इंजीनियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से मिलकर बना है। ये चट्टानें कोई आजकल की बनी हुई नहीं है, बल्कि करीब 880 मिलियन से 550 मिलियन साल पहले प्री कॉम्बिनेशन काल के दौरान वजूद में आई थी। इसी अरेबियन शील्ड के समांतर फैले 1,82,00,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल ट्रांजिशन जोन यानी जोन 4 में खनिजों की खोज करने के लिए सऊदी अरामको और मॉडेन जैसी दुनिया की विशालकाय कंपनियों ने हाथ मिला लिया और इसी हफ्ते एक ऐतिहासिक जॉइंट वेंचर डील पर अपने दस्तखत ठोक दिए। कनाडा की मशहूर रिसर्च कंपनी के गहन अध्ययन पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्राचीन समुद्री माहौल में बनी इस अरेबियन शील्ड की खनिज जमावट को बाद के दौर में टेक्टोनिक हलचलों और भूगर्भीय तरल पदार्थों के बहाव ने नया और अनोखा आकार दिया। इसी कुदरती करिश्मे की वजह से यहाँ सल्फाइड जमावट, ओरिजिनल सोना, दुर्लभ ग्रेनाइट और लिथियम सीजियम जैसे बेहद दुर्लभ और कीमती खनिजों के बनने के लिए सबसे मुफीद परिस्थितियां तैयार हुई। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स को जब 2023 में मॉडेन ने इस पूरे इलाके में संभावनाओं का अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा था, तो अंदर से ऐसे खजाने की परतें बाहर निकलकर आई कि बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। सऊदी अरब के उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय के साथ साथ सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से चलाए गए विशाल मैपिंग प्रोजेक्ट ने अब तक 5,300 से भी ज्यादा खनिज स्थलों की पहचान करके उनकी एक लंबी चौड़ी सूची तैयार कर ली है। भूवैज्ञानिकों का पक्का दावा है कि अरेबियन शील्ड के सीने में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, क्रीमियम, निकेल, टेंटलम और कई ऐसे रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिज का एक ऐसा असीमित भंडार भरा पड़ा है जो आने वाले समय में दुनिया के तमाम आर्थिक और व्यापारिक समीकरणों को बदल कर रख देगा। ये उन लगभग 50 मुख्य खनिजों में शामिल है जिनकी प्राथमिक पहचान देश के अलग अलग हिस्सों में की जा चुकी है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के उत्तरी फॉस्फेट बेसन में लगभग 2 अरब टन फॉस्फेट अयासक का विशाल भंडार पाया गया है, जो सऊदी अरब को मोरक्को और चीन जैसे दुनिया के सबसे दिग्गज फॉस्फेट रॉक उत्पादक मुल्कों की सीधी कतार में लाकर खड़ा कर देता है। इसके साथ ही देश में बॉक्साइट के विशाल भंडार, सोने की नई खदानें और तांबे, जस्ते और सीसे की भारी मौजूदगी दर्ज की गई है।
यहां तक कि अरामको ने लिथियम की पुष्टि भी कर दी है और तांबा और लिथियम जैसे यही वो खास तत्व हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को ग्रीन एनर्जी देने और तेल पर इंसानी निर्भरता खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। रियाद का यह मानना है कि एक मजबूत माइनिंग सेक्टर उनके लिए अपने हाथ में भारी भरकम कीमत और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकता है, क्योंकि सऊदी के विशाल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलाने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की दरकार होती है। अगर कल को पश्चिम एशिया या अफ्रीका के पड़ोसी मुल्कों में कोई बड़ा भू राजनीतिक बवाल या जंग छिड़ भी जाती है तो सऊदी अरब को किसी भी खनिज आपूर्ति की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी दूसरे देश के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे उसकी पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिना रुके सरपट दौड़ती रहे। आपको बता दें, सऊदी अरब को इस बात की कतई हड़बड़ी नहीं है कि उसे रातों रात इन सामग्रियों का दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता ही बनना है, क्योंकि वो जमीनी हकीकत जानते हैं कि मध्य पूर्व में ईरान के पास तांबे का सबसे बड़ा सोर्स मौजूद है, तो वहीं रेयर अर्थ खनिजों की सप्लाई पर अकेले चीन का एक छत्र राज चलता है। लेकिन किसी भी वैश्विक संकट, युद्ध, निर्यात प्रतिबंधों या सियासी खींचतान के दौरान अगर सऊदी अरब पूरी दुनिया के लिए एक विश्वसनीय दूसरे या तीसरे विकल्प के रूप में भी खड़ा हो जाता है तो रियाद वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खेल खेल सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज अपने हाथ में रख सकता है। यही असली वजह है कि सऊदी अरब अपने महत्वाकांक्षी विजन 2030 के तहत इस माइनिंग रणनीति पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है और भारी दाव लगा रहा है। कई ट्रिलियन डॉलर का ये माइनिंग ढांचा भविष्य की स्थिरता में सबसे मुख्य रोल निभाने वाला है और रियाद इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी दुनिया से भारी निवेश खींच रहा है। सऊदी अरब के पास पहले से ही चमचमाती विश्व स्तरीय सड़कें, मजबूत पावर कनेक्शन और एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार खड़ा है। आर्थिक मुद्दे पर बात करें तो आर्थिक विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर रियाद इस पूरे सिस्टम को सफलतापूर्वक खड़ा कर लेता है तो माइनिंग सिर्फ उनके एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में एक नया सामान जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा। ये सऊदी अरब के चौतरफा औद्योगिक विस्तार के लिए कच्चे माल की अटूट सप्लाई देगा, रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा देगा और विदेशी सप्लाई चेन पर रियाद की निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म करते हुए विदेशी जमीनों पर सऊदी अरब की राजनीतिक और आर्थिक रसूख का डंका बजाएगा। लेकिन एक तरफ जहां सऊदी अरब अपनी जमीन से नया खजाना तलाश कर भविष्य की राह बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ड्रामा कर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, 9 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये पुरानी फितरत रखने वाले अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि जब तक वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के घरेलू मामलों में जबरन अपनी टांग ना डाले उसका खाना हजम नहीं होता। लेकिन इस बार अमेरिका की तरफ से मिसाइलें दागने और भारी मिलिट्री एक्शन के बावजूद भी जब ईरान ने वॉशिंगटन के आगे घुट्टे टेकने से साफ मना कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग पर बात लग गई। बस फिर क्या था, अपनी बात ना बनती देख ट्रंप साहब ने अपनी वही पुरानी घिसी पिटी चाल चलते हुए इकोनॉमिक डी डे का ढोल पीट दिया और ईरान पर अब तक के सबसे कड़े और क्रूर आर्थिक दबाव की खुलेआम धमकी दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में फरमान जारी कर दिया है कि जो कोई भी देश ईरान के साथ थोड़ा सा भी बिजनेस करेगा या पैसे का लेन देन रखेगा उस पर अमेरिका का आर्थिक चाबुक कसके चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के खिलाफ इस नए आर्थिक युद्ध के ऐलान ने दुनिया भर के बाजारों में खलबली तो जरूर मचा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने की तर्ज पर दी जा रही ट्रंप की ये खोखली धमकियां आखिर कितनी असरदार है। क्या अमेरिका अपनी इसी गुंडागर्दी के दम पर दुनिया के किसी भी आजाद और संप्रभु देश को ईरान से अपनी मर्जी का व्यापार करने से सच में रोक सकता है? ये बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बेहद तल्ख लहजे में कहा है कि जो भी देश ईरान के वित्तीय संस्थानों, कारोबारों, एयरपोर्ट या उसकी सरकारी संस्थाओं को किसी भी रूप में मदद पहुंचाकर लाइफलाइन देने की जरूरत करेगा उसे बेहद भयानक आर्थिक नतीजे भुगतने होंगे।
ट्रंप ने अमेरिका की दादागिरी दिखाते हुए साफ कह दिया है कि तेल की हर तरीके की तस्करी, कैश का ट्रांसफर और फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल अब तुरंत बंद हो जाना चाहिए, वरना अमेरिका किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जरा अमेरिका के इस पूरे पैतरे की पोल भी खोल लेते हैं। जब फरवरी के महीने में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए थे, तो बड़े घमंड में ढिंढोरा पीटा गया था कि 4 से 5 हफ्तों के अंदर जंग समेटकर ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। शुरुआत में ही अयातुल्लाह अली खामेनेई की खबर आने के बाद अमेरिकी खेमे ने वॉशिंगटन में जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही मुज्तबा खामेनेई सीना तान कर खड़े हुए और ईरानी सेना में नए नए कमांडरों की फौज आती गई, अमेरिका का सारा गणित धरा का धरा रह गया। ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करने का दाव भी पूरी तरीके से फुस साबित हुआ और अब वो दुनिया पर नए प्रतिबंधों का रोना रो रही है। अंतरराष्ट्रीय कानून और वर्ल्ड ट्रेड लॉ के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने अमेरिका की इस गीदड़ बत्ती की हवा पूरी तरीके से निकाल दी है। कानून अमेरिका के पास ऐसी कोई भी डायरेक्ट कानूनी शक्ति हासिल नहीं है कि वो दुनिया के किसी दूसरे संप्रभु और स्वतंत्र देश को ईरान के साथ व्यापार करने से रोक सके, क्योंकि ऐसा केवल तभी मुमकिन है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की तरफ से आधिकारिक और वैश्विक प्रतिबंध लागू किए जाएं। इसलिए ट्रंप साहब चाहे जितनी मर्जी जोर से चिल्ला ले, वो ना तो चीन को, ना तो भारत को और ना ही इराक को ये तानाशाही हुक्म सुना सकते हैं कि वो ईरान के साथ अपना सदियों पुराना कारोबार रातों रात बंद कर दे। अब समझिए कि जब अमेरिका का सीधे तौर पर बस नहीं चलता तो वो चोर दरवाजे से कैसे उंगली करता है। इसके लिए वॉशिंगटन का सबसे जहरीला हथियार है सेकेंडरी सैंक्शंस। इस पैतरे के तहत अमेरिका उन विदेशी बैंकों या गैर अमेरिकी कंपनियों की गर्दन दबोचता है जो ईरान से किसी भी तरीके का लेन देन करती हैं, भले ही उस पूरे ट्रांजैक्शन में दूर दूर तक किसी अमेरिकी कंपनी या नागरिक का कोई लेना देना ना हो। अब इसमें होता क्या है ये समझिए। इसमें होता यह है कि व्यापार करने वाले दूसरे मुल्कों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली मजबूरी खड़ी हो जाती है। या तो वो ईरान से अपना नाता तोड़ लें या फिर अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट के डॉलर आधारित सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिए जाएं। अब दुनिया भर की कंपनियां डॉलर की मजबूरी में फंसी, इसलिए वो अमेरिका के इस आर्थिक खौफ से ईरान से दूरी बनाने पर मजबूर हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का अगला बचकाना कदम यह हो सकता है कि वो ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों के सामान पर 25% यानी 25% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दे, जिसका जिक्र उन्होंने जनवरी के महीने में किया था। हालांकि अभी तक इस बेतुकी धमकी को लागू करने के लिए वॉशिंगटन में कोई ठोस कानूनी ढांचा पेश नहीं किया गया है, लेकिन अगर ट्रंप जिद पर आ गए और इसे लागू कर भी देते हैं तो ये सीधे तौर पर उन देशों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का एक नाकाम प्रयास होगा जो अमेरिका के इशारों पर नाचने और उसकी गुलामी स्वीकार करने से साफ इनकार कर चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन जैसे देश अमेरिका के इस आर्थिक ड्रामे के आगे घुटने टेकेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। चीन ही इस समय ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुल तेल निर्यात का 80% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन ही खरीदता है। चीन ने अमेरिका की चालों को मात देने के लिए अपना एक ऐसा अनोखा रिफाइनरी सिस्टम डेवलप कर रखा है जिसका अमेरिकी बैंकिंग और डॉलर सिस्टम से सीधा नाता ना के बराबर है। ईरान का कच्चा तेल अक्सर मलेशिया या इंडोनेशिया के नाम का ठप्पा लगाकर चीन के बंदरगाहों तक आराम से पहुंच जाता है। चीन ने वॉशिंगटन को अधजल गगरी छलकत जाए की याद दिलाते हुए साफ साफ कह दिया है कि प्रतिबंध और एक तरफा दबाव किसी भी समस्या का हल नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट पर राज करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इस पूरे खेल में एक नया झटका जरूर दे दिया है। हाल ही में यूएई ने ईरान के साथ अपने सभी वित्तीय और आर्थिक लेन देन को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है। जी हां, अब तक ईरान के लिए एक बड़े कमर्शियल गेटवे और जीवन रेखा का काम कर रहे यूएई का इस तरीके का अचानक पीछे हट जाना यकीनन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसने तेहरान की मुश्किलों को थोड़ा बढ़ा जरूर दिया है। अब कुल मिलाकर असली और आखिरी सवाल यही बचता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस आर्थिक युद्ध में सफल हो पाएंगे या यहां भी ऊंची दुकान फीका पकवान बनकर रह जाएगा।
सच यही है कि ट्रंप ईरान को कानूनी तौर पर दुनिया से व्यापार करने से कभी नहीं रोक सकते, लेकिन वो आर्थिक जुर्माना और डॉलर सिस्टम से बेदखल करने का खौफ दिखाकर उस व्यापार को इतना ज्यादा रिस्की और महंगा जरूर बना सकते हैं कि कोई कमजोर कंपनियां खुद ही ईरान से किनारा कर लें। असली परीक्षा अब चीन, इराक और तुर्की जैसे देशों की है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका के इस दादागिरी भरे दबाव को कब तक और कितना सह पाते हैं। तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ जहां सऊदी अरब अपनी रेगिस्तानी चट्टानों में छिपा 2.5 ट्रिलियन डॉलर का विशाल खजाना निकालकर दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर कदम बढ़ा चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी गिरती हुई वैश्विक साख को बचाने के लिए दुनिया भर के मुल्कों पर पाबंदियों का हंटर चलाकर दादागिरी चमकाने में जुटा है। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि सऊदी अरब का ये नया खनीज खजाना दुनिया के नक्शे पर कितना बड़ा बदलाव लाता है और अमेरिका की ये एक तरफा आर्थिक तानाशाही दुनिया के बाजार में टिक पाती है या वक्त की धूल में खुद ही गुम हो जाती है। क्योंकि अगर आगे की बात करें तो अरेबियन शील्ड का ये पूरा इलाका केवल सऊदी अरब के घरेलू उद्योग को ही बल नहीं देगा, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन के मैदान में भी एक नया और ताकतवर मोड़ लाएगा। दुनिया जिस तेजी से तेल और कोयले से दूरी बनाकर सोलर, विंड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है, उसमें तांबा, लिथियम और निकेल जैसे खनिजों की मांग आसमान छू रही है। सऊदी अरब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर वो समय रहते इन खनिजों का सबसे बड़ा गढ़ बन जाता है तो कल जब तेल का दौर खत्म भी हो जाएगा तब भी वैश्विक सप्लाई चेन की चाबी रियाद के ही हाथों में रहेगी। इस पूरी माइनिंग क्रांति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सऊदी अरब इसके लिए सिर्फ विदेशी कंपनियों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी घरेलू कंपनियों को भी एक नए वैश्विक खिलाड़ी के रूप में तराश रहा है। अरामको और मॉर्डेन जैसी कंपनियों का एक साथ आना इस बात का सबूत है कि देश का सबसे बड़ा तेल दिग्गज अब अपनी ताकत को खदानों और धातुओं के शोधन में झोंकने जा रहा है। ये साझेदारी विदेशी टेक कंपनियों के लिए भी एक बड़ा न्योता है कि वो आए और सऊदी अरब की जमीन पर नई टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीद करें। दूसरी तरफ अगर मध्य पूर्व के पूरे राजनीतिक और भू राजनीतिक नक्शे को देखें तो खनन क्षेत्र का ये विकास रियाद को ईरान के खिलाफ भी एक मजबूत कूटनीतिक बढ़त दिलाएगा। ईरान लंबे समय से अपने तांबे और अन्य खनिजों के दम पर पड़ोसियों को आंखें दिखाता रहा है और क्षेत्र में अपनी धाक जमाता आया है। अब सऊदी अरब की ये नई चाल ईरान के उस आर्थिक एक छत्र राज को सीधे चुनौती देगी और पूरे मिडिल ईस्ट में व्यापार और आपूर्ति का एक नया शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर कायम करेगी। अब जरा अमेरिका के उस सत्ता के गलियारों की तरफ भी नजर घुमाइए, जहां अमेरिकी नीतियां हर रोज नए विरोधाभासों से धरती घिरती जा रही हैं। ट्रंप का यह दावा कि वो इकोनॉमिक डील आकर ईरान को घुटनों पर ला देंगे, अमेरिका की अपनी गिरती हुई साख का ढोल पीट रहा है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, ये ट्रंप की मौजूदा नीतियों को देखकर साफ समझा जा सकता है, क्योंकि वो जितने ज्यादा एक तरफा आर्थिक बैंड ठोकेंगे, दुनिया के बाकी देश उतनी ही तेजी से अमेरिकी डॉलर के दबदबे से बाहर निकलने के रास्ते खोजने में जुट जाएंगे। ट्रंप की इन गीदड़ भक्तियों से बेखबर तेहरान ने भी अब ये अच्छी तरीके से समझ लिया है कि अमेरिका का असली मकसद केवल आर्थिक दबाव बनाना नहीं, बल्कि वहां की सरकार और व्यवस्था को पूरी तरीके से पंगु बनाना है। यही वजह है कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद ईरान ने भी अपने व्यापार के नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। मध्य एशिया, रूस और चीन के साथ मिलकर ईरान ऐसे जमीनी और समुद्री व्यापारिक कॉरिडोर बना रहा है जिन पर वॉशिंगटन की पाबंदियों और अमेरिकी डॉलर का कोई बस ही नहीं चलता। अमेरिकी तानाशाही और उसके सेकेंडरी सैंक्शंस का सबसे बड़ा शिकार अक्सर वो देश बनते रहे हैं जो अमेरिका के सहयोगी भी हैं और अपनी फर्जी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर भी हैं। लेकिन इस बार हवा का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। तुर्की, इराक और कई एशियाई मुल्क अब दबी जुबान में नहीं बल्कि खुले तौर पर यह सवाल उठाने लगे हैं कि वॉशिंगटन में बैठा कोई राष्ट्रपति ये तय करने वाला कौन होता है कि वो किससे तेल खरीदे और किससे बिजनेस करे। यह आक्रोश आने वाले समय में अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा बवंडर साबित हो सकता है। अमेरिका की से एक तरफा दादागिरी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग सिस्टम के सामने भी एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। दुनिया भर के बैंक अब इस डर में जीने को मजबूर है कि कब वॉशिंगटन का कोई नया फरमान आए और उनके वैध कारोबार को गैर कानूनी घोषित कर दे। लेकिन इस अत्याधिक खौफ का नतीजा ये निकल रहा है कि अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क डॉलर के विकल्प के तौर पर अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी कि लोकल करेंसीज में व्यापार करने को प्राथमिकता देने लगी है।
जो अमेरिका की आर्थिक बादशाहत की जड़ों पर सबसे गहरा प्रहार है। चीन की बात करें तो बीजिंग ने अमेरिकी चेतावनियों को कचरे के डिब्बे में डालते हुए यह साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। चीन का रिफाइनरी ढांचा इतना विशाल और आत्मनिर्भर है कि वो बिना किसी अमेरिकी मध्यस्थता के ईरान से रोजाना लाखों बैरल तेल पचा सकता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की तर्ज पर चीन जिस तरीके से मलेशिया और इंडोनेशिया के रास्ते ईरानी तेल की रीब्रांडिंग करके आयात कर रहा है, उसने अमेरिकी इंटेलिजेंस और सैंक्शंस ट्रैकर्स के भी पसीने छुड़वा दिए हैं। अगर इस पूरे मामले का निचोड़ निकाला जाए तो एक बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है। दुनिया अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक अकेली महाशक्ति की मनमानी और दादागिरी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। एक तरफ जहां सऊदी अरब अपने रेगिस्तानी जमीन से $2.5 ट्रिलियन का नया खजाना तराश कर तेल के बाद की दुनिया का नया बादशाह बनने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां ये साबित कर रही हैं कि धमकियों का दौर अब खत्म हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में रेगिस्तान की चट्टानों से निकला सऊदी का ये नया सोना बाजी मारता है या फिर अमेरिका की ये खोखली धमकियां दुनिया के नक्शे पर कोई नया बवंडर खड़ा करती है। आगे का पूरा खेल रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का है। सऊदी अरब ये अच्छी तरह जानता है कि जमीन से केवल कच्चा माल निकाल लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस कच्चे माल को हाईटेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलना असली मुनाफे का बिजनेस है। इसलिए रियाद अब केवल माइनिंग कंपनियों को नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल बैटरी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित कर रहा है। सऊदी अरब का लक्ष्य यह है कि अरेबियन शील्ड से निकलने वाला लिथियम और तांबा सीधे उनके देश में बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और माइक्रोचिप्स में इस्तेमाल हो, जिससे रियाद केवल कच्चे माल का सप्लायर न रहकर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। अब इस पूरी माइनिंग क्रांति की सबसे बड़ी ताकत वहां का पहले से बना हुआ चमचमाता इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया के कई देश जिनके पास विशाल खनिज भंडार हैं, वो केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास खदानों तक पहुंचने के लिए ना तो सड़कें होती हैं और ना ही बिजली का नेटवर्क। लेकिन सऊदी अरब ने तेल के पैसों से जो विश्वसनीय हाईवे, डीप सी पोर्ट्स और पावर ग्रिड बनाए हैं, वो इस नए माइनिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो रहे हैं। विदेशी निवेशकों के लिए सऊदी अरब में पैसा लगाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, बल्कि तैयार सिस्टम पर बस अपनी मशीनरी लगानी होती है। अब जरा इस पूरे मामले के कूटनीतिक पहलुओं पर भी गौर कीजिए। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तेल और गैस का दबदबा रहा है, लेकिन वैश्विक राजनीति अब तेजी से कार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सऊदी अरब अगर समय रहते इस $2.5 ट्रिलियन के खजाने को अनलॉक कर लेता है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन का पूरा इकोनॉमिक लीडर बना रहेगा। इससे रियाद को न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा में बड़ी बढ़त मिलेगी, बल्कि वो उन देशों पर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकेगा जो अब तक ऊर्जा और खनिजों के लिए पूरी तरीके से चीन या पश्चिमी ताकतों के मोहताज रहे हैं। दूसरी तरफ अगर वॉशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर्स की बौखलाहट को देखें तो यह साफ दिखाता है कि अमेरिका का पुराना पाबंदियों वाला हंटर अब अपनी धार खो चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिक डी-डे का ऐलान करते हैं और दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं तो वो असल में उस हताशा को छिपा रहे होते हैं जो वॉशिंगटन में पैदा हो चुकी है। अमेरिका अब इस कड़वे सच को पता नहीं पा रहा है कि दुनिया अब मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय हो चुकी है, जहां कोई भी आजाद मुल्क सिर्फ वॉशिंगटन के एक फरमान पर अपने करोड़ों अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बलि नहीं चढ़ाएगा। ट्रंप द्वारा दी जा रही इस धमकी का सबसे उल्टा असर खुद अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था पर पड़ रहा है। जब जब अमेरिका किसी देश को डॉलर बैंकिंग सिस्टम से बेदखल करने की धमकी देता है, तब तक दुनिया के गैर पश्चिमी देश अपना खुद एक वैकल्पिक फाइनेंशियल नेटवर्क बनाने में जुट जाते हैं। ब्रिक्स जैसे संगठनों का तेजी से उभरना और अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना इसी अमेरिकी दादागिरी का नतीजा है। अमेरिका जिस डॉलर के दम पर पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपता आया है, ट्रंप की यह आक्रामक नीति उसी डॉलर की वैश्विक बादशाहत को धीरे धीरे दीमक की तरह खत्म कर रही है। अगर ईरान के नजरिए से देखें तो तेहरान ने पिछले 2 दशकों में अमेरिकी पाबंदियों के बीच ही जीना और फलना फूलना सीख लिया है। अगर अमेरिका ने सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नकेल कसकर और आर्थिक चाबुक चलाकर वो तेहरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन तेहरान ने ब्लैक मार्केट ऑपरेशन, शैडो टैंकर फ्लीट और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए अमेरिकी पाबंदियों के जाल में इतनी सुराखें कर दी कि वॉशिंगटन का हर नया सैंक्शन कागजी शेर बनकर रह जाता है। ईरान जानता है कि जब तक उसके पास चीन जैसा खरीदार है, तब तक अमेरिका चाहे जितना ढोल पीट ले, तेहरान का तेल बिकता रहेगा। अमेरिकी पाबंदियों और धमकियों के बीच उसे दुनिया के अन्य
मध्यम और छोटे देशों के लिए अब ये आस्तीन का सवाल बन चुका है। तुर्की, मलेशिया, इराक और यहाँ तक यूएई जैसे देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बहुत ही बारीक संतुलन साध रहे हैं। भले यूएई ने अस्थायी रूप से ईरान के साथ कुछ फाइनेंशियल लेन देन को सस्पेंड करके अमेरिका को शांत करने की कोशिश की हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी खाड़ी देश अपने पड़ोस में पूरी तरीके से आर्थिक तबाही नहीं चाहता। यही वजह है कि पर्दे के पीछे से ये देश व्यापार के नए रास्ते हमेशा खुले रखते हैं। अब इस पूरे वैश्विक नाटक में आपको बता दें कि हर देश का रुख जो है वो बिल्कुल साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। हर देश साफ सफाई के साथ चीजें रख रहा है। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन के मोर्चे पर भी अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देश अब अमेरिका के इस सैंक्शन कल्चर से इतने अजीज आ चुके हैं कि वो अपनी सप्लाई चेन को अमेरिकी मुक्त यानी यूएस फ्री बनाने में लगे हुए हैं। सऊदी अरब का माइनिंग सेक्टर में इतना बड़ा दाव लगाना इसी सोच का हिस्सा है कि वो एक ऐसी स्वतंत्र और मजबूत सप्लाई चेन खड़ी करे जो कल को किसी अमेरिकी चुनाव के नतीजों या वॉशिंगटन के किसी राष्ट्रपति के सन की फरमानों पर निर्भर ना रहे। अंत में पूरे परिदृश्य को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि दुनिया इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सऊदी अरब अपने $1 ट्रिलियन के छुपे हुए खजाने के दम पर तेल के बाद नया इतिहास लिखने को आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका पाबंदी और धमकियों के पुराने हथियारों से अपनी गिरती हुई धाक बचाने का नाकाम प्रयास कर रहा है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या सऊदी अरब अपना चट्टानों के इस नए सोने से दुनिया का नया सरताज बनता है या फिर अमेरिका की आर्थिक तानाशाही वैश्विक बाजार में कोई नया बवंडर खड़ा करती है। देखिए आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।